अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे द ब्लू रूम। ये नावल जो है ये किसने लिखा है? नफीसा रिजवी ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी समरी बहुत ही लेंथी है। तो इसकी क्रिटिकल समरी, थीम्स एंड इसमें जो मैजिकल रियलिज्म के एस्पेक्ट्स है, सुपर नेचुरलिज्म या वो जो फॉर एग्जांपल आप फ्यूडलिज्म वगैरह, इसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ब्लू रूम जो है इसकी सेटिंग एंड कैरेक्टर एंड देन इसकी समरी को हम एनालाइज करेंगे। तो नफीस रिजवी कौन है? नफीस रिजवी एक पाकिस्तानी ऑथर है, राइटर है, जो अपनी राइटिंग में हाईलाइट करती है बेसिकली जो वमेन की इश्यूज होते हैं या हमारे जो सोशल इश्यूज होते हैं हमारी सोसाइटी के, जो रूरल या जो फॉर एग्जांपल वो जो वमेन की इश्यूज को हाईलाइट करती है, तो वो इस तरह करती है कि वो इसे सारा के सारा इल्ज़ाम मर्दों पर नहीं डालती। रादर वो जो मेल की जो इश्यूज है, मेल पर भी जो ऑपरेशन होती है वो उनको भी हाईलाइट करती है। एंड देन इसके साथ साथ ये एक पेंटर भी है। तो चलते हैं हम ब्लू रूम की जानिब। ब्लू रूम का अगर हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका प्रोलॉग है, एंड देन इसकी जो शाही मंजिल सेक्शन है, एंड देन कसर ज़ैब, एंड एट द एंड एपीलॉग। तो सबसे पहले इस नावल में जो इसकी सिटिंग है, तो सिटिंग इसकी कौन सी है? सिटिंग इसकी शाही मंजिल है। शाही मंजिल में वो एक जहांगीराबाद है एंड डेरा मुर्शिद है। ये एक सिटिंग है यहाँ पर। ये एक रूरल सेटिंग है। एंड देन इसके बाद दूसरी जो सेटिंग है वो सिटी लाइफस्टाइल है। वो कहाँ है? वो कसर ज़ैब है। तो ये इनकी सेटिंग हो गई। अब इसके बाद जो कैरेक्टर है, तो आज आप इस कैरेक्टर मैप को देखिए। ये इसमें जो मेजर कैरेक्टर है, इसके अलावा भी कुछ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो हम फिर समरी के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है पेट्रियार्क, जो सबसे पहले बंदा था वो था सुलेमान अली ख़ान। अब ये इस नावल में नहीं है लेकिन इसका जिक्र किया गया है इस नावल में। सुलेमान अली ख़ान के 2 बेटे थे, एक सादत अली ख़ान और दूसरा ख़ान बहादुर अली। अब ये सादत अली ख़ान जो है ये फिर मर गया था। ये हम नावल में फिर डिस्कस करेंगे किसके साथ क्या हुआ था। एंड देन इसके बाद ख़ान बहादुर जो है, ख़ान बहादुर की 3 बेटे थे और एक उसकी बेटी थी, और इसकी शादी किससे हो गई थी? कुरतुल उनैन से। ये हो गया। अब इसके बाद इसकी 3 बेटे कौन कौन थे? वो फरीदुल्ला ख़ान था, कासिम अली ख़ान था एंड असदुल्ला था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो कासिम अली ख़ान का है। ये और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लेकिन कासिम अली ख़ान के राउंड ये स्टोरी भी थोड़ी सी ज़्यादा वो घूमती है। अब फरीदुल्ला ख़ान की शादी किससे हो गई थी? वो समर से हो गई थी। एंड उसके जो थे मजीद और मजीद, लैला एंड मेहदी, ये मतलब उसकी जो चिल्ड्रन, ये उसकी चिल्ड्रन थे। एंड देन उसके बाद जो ज़ैनब है उसकी बेटी, उसकी शादी जो थी वो एक लैंडलॉर्ड से हो गई थी, शाह बकर नाम था उसका, और उसका एक बेटा है अयाजुद्दीन। एंड देन तीसरे नंबर पर कासिम अली ख़ान है। कासिम अली ख़ान जो है तो उसकी शादी जहां आरा से हो गई थी, और उसकी एक बेटी जो जिसका नाम है ज़ैब उन निसा, जिसको ज़ैब से हम पुकारेंगे इस नावल में या जानेंगे, तो वो प्रोटागोनिस्ट है इस नावल की। ज़ैब है, जहांगीर है एंड मेहरुन निसा है, ये इनकी चिल्ड्रन है। और इसके अलावा ख़ान बहादुर का जो तीसरा बेटा था वो असदुल्ला था। तो असदुल्ला जो है वो एक, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो एक डॉक्टर है। कासिम अली ख़ान एक लॉयर है, और फरीदुल्ला जो है वो कुछ भी नहीं करता, मतलब सिर्फ वो अपने कबूतर ही पालता है। एंड बाय द प्रोफेशन जो ख़ान बहादुर अली ख़ान है वो भी एक जज था। दूसरी जो फैमिली है इस नावल में वो है शेख मोहम्मद अमीर की। ये फैमिली जो है, इस फैमिली, ये इसकी 2 बेटे थे इस शेख के। एक शेख अकबर था और दूसरा बाबर था। अकबर की जो शादी थी वो जमीला से हो गई थी और बाबर की शादी आयशा से हो गई थी। और यहाँ पर जो अकबर का बेटा है मुर्तज़ा, उसकी शादी किससे हो गई थी? उसकी शादी जो थी वो ज़ैब उन निसा से। जो हमारी प्रोटागोनिस्ट है उसकी शादी किससे हो गई थी? मुर्तज़ा मुर्तज़ा से उसकी शादी हो गई थी। तो ये तो कुछ हो गए कैरेक्टर। इसके अलावा भी इस नावल में कैरेक्टर है, मौलवी जलाल का कैरेक्टर है, पीरू का कैरेक्टर है, एंड इसके अलावा मौलवी तमीज़ुद्दीन है, उसका कैरेक्टर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन इसको हम स्टोरी में, स्टोरी के साथ साथ इसको ही एक्सप्लेन करते जाएंगे।
अच्छा, तो सबसे पहले हम प्रोलॉग पर आ जाते हैं। प्रोलॉग जो है वो फ्यूचर से स्टार्ट होता है। फ्यूचर की कहानी होती है या सीन होती है जहाँ पर ज़ेब, जो हमारी प्रोटागोनिस्ट है ज़ेबुन्निसा, वो आती है और उसकी एक बेटी होती है आलिया, एंड उसका एक नेफ्यू होता है कामिल, वो उसके साथ होते हैं। और वो कहाँ पर आते हैं? शाही मंजिल में। शाही मंजिल एक रूरल टाइप ऑफ एरिया है, रूरल लाइफस्टाइल हमें डिपेक्ट करता है। हवेली है, बड़े बड़े कमरे हैं, एंड मतलब बहुत वास्ट एरिया है, एंड एनवायरनमेंट एंड फ्लावर प्लांट वगैरह बहुत चीज़ें हैं जो रूरल एरिया हमें डिपेक्ट करती हैं। ये वो की थी कि यहाँ पर जब हम पहले पहले आते थे, जब आलिया और यहाँ रानिया जो इसकी बेटी थी, जब वो छोटी थी तो वो यहाँ पर आने पर मतलब खुश नहीं थी। लेकिन जब अब ये बड़ी हो गई है तो इस दफ़ा वो मतलब इन चीज़ों को एंजॉय कर रही है, और कामिल तो वो पहले से भी एंजॉय करता था। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम डायरेक्टली ही आते हैं शाही मंजिल। शाही मंजिल बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जो है सेक्शन है इस नावल का। शाही मंजिल हमें रूरल लाइफ डिफेक्ट करता है, कि किस तरह यहाँ पर मतलब जो रूरल या विलेज लाइफ है उसमें जो फ्यूडलिज्म या पेट्रियार्कल सोसाइटी, या फॉर एग्जांपल सब फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दिया जाता, नॉट ओनली टू वमेन रादर टू मेन आल्सो, उनको सप्रेस किया जाता है। एंड किस तरह एक मतलब रूरल एनवायरनमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कल्चर एंड रिलीजन पर कितना फोकस है, रिलीजन को किस तरह से लोग एक्सप्लॉइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, किस तरह एक मौलवी जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अच्छा, तो जब ही ये शाही मंजिल जो है ये 22 चैप्टर पर मुश्तमिल है। अ, शाही मंजिल जब ये नावल स्टार्ट होता है तो ये हमें शाही मंजिल से स्टार्ट होता है। और एट द स्टार्ट क्या होता है, जो हमारी प्रोटागोनिस्ट है ज़ेबुन्निसा, उसकी बर्थ होती है, वो पैदा हो जाती है। एंड खान बहादुर अली ख़ान जो है, जो इसका ग्रैंडफादर है, दादा है, तो उसे अपने गोद में लेता है और उससे मतलब उसके बारे में, वो जब बच्चे पैदा होते थे वो मतलब वो बातें वगैरह करता है। वो कहते हैं कि मैंने इसकी पूरी बॉडी तो देख ली, वो ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसकी जो आंखें हैं ग्रे कलर की, ये बहुत ही स्पेशल है एंड ब्यूटीफुल है। और ख़ान बहादुर अली ख़ान अब ये छोटी है बिल्कुल से, और ये उससे बात करते हैं कि आई विल सी यूर मैजिक वर्क। और इससे वो जो जैब है, प्रोटागोनिस्ट है, वो उसको रिप्लाई देती है कि मतलब यू वॉन्ट बी अराउंड, मतलब जब मैं अपने मैजिक वर्क या मेरी जो मतलब गेज है आंखों की है, या कोई मेरी ऐसी एक्स्ट्रा ह्यूमन क्वालिटी है, तो तब आप नहीं होंगे। और फिर हम बाद में जाके देखते भी है कि जब ज़ेब अपनी ये क्वालिटी जो यूज़ करती है तो उस वक्त उसका दादा मर चुका होता है। तो ये चीज़ें एक मतलब किस तरह एक मैजिकल रियलिज्म टाइप ऑफ इशू हमें यहाँ पर वो सेंस हमें देती है। अब इसके बाद इस जो शाही मंजिल है, ये जिस जगह वाक़या है डेरा मुर्शिद एंड जहांगीराबाद में, तो उसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पर आलमोस्ट 26 फैमिली रहती है। एंड देन यहाँ पर इसकी जो ज़्यादातर आबादी है वो तो 50% वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे रहती है। एंड यहाँ के जो गरीब लोग हैं तो उनका अपने अमीर जो तबका है उनके लिए एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है। मतलब लव भी है और हेट भी है। लव इसलिए कि इनकी जो हिस्ट्री है, और हेट इसलिए कि इनकी जो माल दौलत है वो उनके पास नहीं है। फिर इस इलाके के बारे में हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो जब पहले यहाँ पर कोल की जो मतलब कोयले की खानें वगैरह होती थी, तो तब यहाँ पर हुकूमत की नज़र करम थी, यहाँ पर इनका फोकस था, सारी चीज़ें सेट थी। लेकिन जब वो ख़त्म हो गई तो अब मतलब इन लोगों पर कोई फोकस या इस इलाके पर कोई मतलब तरक्याती काम वगैरह नहीं की जाती। इसके अलावा इस नावल में, इस चैप्टर में हमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर जो शाही मंजिल है, शाही मंजिल की जो फैमिली है, जो हमने फैमिली ट्री डायग्राम पहले डिफाइन की थी खान बहादुर अली खान की, ये कहाँ पर रहती है? ये शाही मंजिल में। और ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एंड कल्चरल एंड मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली है। तो लोग उसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें या बातें करते हैं, असद के बारे में, जो फरीद की बीवी है समर, उसके बारे में। लेकिन इन लोगों को कोई आइडिया रियलिटी किसी को भी मालूम नहीं होती, क्योंकि ये फैमिली जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है, और इनके जो प्राइवेट इश्यूज़ है या जो इनके जो मामलात है इनका किसी को पता नहीं होता। एंड इसके अलावा इस फैमिली के बारे में हमें ये बताया जाता है कि जो शाही मंजिल की फैमिली है, ये सारे कैरेक्टर, इनको एक चीज़ होती है, वो है कि इनको नींद नहीं आती। इनको बस इनकी बॉडी जो है वो 24 घंटों में फॉर अ मोमेंट
लेट सपोज फॉर 10 to 20 मिनट या फॉर जस्ट व्हाट्स एवर, इनकी मोमी बॉडी जो है वो शट डाउन होती है, लेकिन इनको नींद नहीं आती। ये इशू इनके साथ है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही करेक्टर है जिनको वो बाहर से आई है, लेकिन वो भी अब फेस करियर। वो कौन है? वो कोरतलोनैन है एंड जहाँ आरा है, ये फीमेल कैरेक्टर। लेकिन अब ये भी नॉकटर्नल हो गई है। अब इसके बाद जो है ये जब वो एक एक इंसिडेंट होता है, और वो क्या होता है कि जो ज़ैब है उसका कज़न आता है अदील, उसकी शादी भी हो गई थी। लेकिन जब वो इनके घर शाही मंजिल आता है तो वो फैमिली जो टुगे बैठती है, तो अदील मतलब एक ऐसा एक्ट करता है एक, जिससे ज़ैब जो है वो मतलब हैरास फील करती है। जब ज़ैब उसको देखती है, उनकी जो नज़र है, गेज़ है, ये सारी ही क्या है, एक सुपरनेचर या मैजिकल रियलिज्म टाइप ऑफ जो एलिमेंट है वो इस नॉवल में प्रेजेंट करी। जब ज़ैब उसे देखती है आंखों में, तो वो मतलब उसके होश व हवास उड़ जाते हैं, और वो ये फील करता है कि मेरे चेहरे पर किसी चीज़ ने, जहरीली चीज़ ने मुझे डंक किया है। तो वो मतलब बहुत ही डिस्टर्ब फील कर रहा होते हैं। फिर वो मतलब वो जो एक्ट है वो अपने एक्ट पर बहुत ही मतलब पशेमान होता है। एंड सारा कुछ इसी तरह, ये ज़ैब की गैस का एक कमाल है ये इशू। अब इसी दौरान ये जो ज़ैब है प्रोटागोनिस्ट है, तो ये सारा घर जो है ये घूमती रहती है। जो शाही मंजिल है ये एक बड़ा सा मतलब आलमोस्ट 84 है कि एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, इतने मतलब एकड़ पर ये फैला हुआ है। तो ये इसमें घूमती रहती है, और ये जब मतलब एक सेक्शन पर जाती है तो उसे एक रूम मिलता है, और उसको कहा जाता है द ब्लू रूम। जब वो उस रूम में एंटर होती है तो इससे मतलब इसको आवाज़ें सुनाई देने लगती है, और ये हैरान और परेशान होती है कि ये मतलब क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही होती है। लेकिन फिर उस रूम की जो वॉल्स है, फिर वो उनसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके फ्रेंड है। एंड इस तरह उसके साथ डिस्कशन होती है, और वो उनको मतलब ये जो ज़ैब है, इनको वो इंफॉर्मेशन देती है, इनको वो फिलोसफी, लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग एंड मतलब फ्यूचर से भी, या किसी चीज़ के इनसाइड देखना। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ को देख के एक शख्स को, और आप जाने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या उसने अपने पास्ट में क्या किया था, ये सारी क्वालिटी ज़ैब को वो ब्लू वॉल जो है वो देता है। और इसके बदले क्या होता है कि इसके बदले ज़ैब जो है वो उसकी मतलब विजडम, लॉजिक, ये सारी चीज़ें उसकी बहुत ही पुख्ता होती है, और वो अपने एज से मतलब बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े बड़े इशू को, जब उनके फैमिली में भी कोई इसी तरह का इशू आता है तो ज़ैब उसको रिजॉल्व करती है। हर कोई उसको रिकमेंड करता है, ज़ैब उसे रिजॉल्व करती है। लेकिन इन चीज़ों की बदौलत एक चीज़ हो रही है, और वो क्या? वो ज़ैब की एजिंग। लेट सपोज वो 12 साल की है, लेकिन वो दिखती कितनी है? 20 साल की। वो 16 साल की है, वो दिखती कितनी है? 30 साल की। ये इशू आ रहा है क्योंकि वो अपने लॉजिक का, अपने जो एज है उससे ज़्यादा सेंसिटिव विजडम एंड लॉजिक उसके पास है, और ये कौन उसे देता है? ये उसे ब्लू रूम देता है। अब इसके बाद जब हम आ जाते हैं खान बहादुर अली ख़ान पर, तो वो क्या करता है कि वो अपनी जॉब क्विट कर लेता है, और वो बस सारा दिन मतलब शराब, सिगरेट एंड गाने सुनना एंड रीडिंग करना, लिटरेचर पढ़ना, इन्हीं चीज़ों पर गुजारा करता है। इन्हीं चीज़ों पर वो अपना जो सारा दिन गुजारता है। इसकी बीवी जो है खुलतुलनैन, वो उसे कहती कि मतलब तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, ये किस तरह की ज़िंदगी? तो उसे कहती कि वो मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी, वो जज वाली जॉब, वो तो मुझ पर अपने फादर की वजह से, या अपने फादर ने मुझ पर इम्पोज की थी। तो ये भी एक इशू आता है सामने। और फिर बस ये करते करते उनको मतलब हार्ट अटैक आ जाता है, और वो उसकी डेथ हो जाती है। किसके? खान बहादुर अली ख़ान की। अब खुरतुलनैन जो है वो सबसे सीनियर है अब इस घर में, तो वो क्या इस घर को संभाल लेती है, चार्ज लेती है, और वो प्रॉपर डिसीजन लेती है। और इसकी जो रिलेशन है अपनी किससे? अपनी बहू से, जहाँ आरा से, कासिम की जो वाइफ है एंड ज़ैब की जो मदर है, तो उसके साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। क्योंकि जहाँ आरा भी सीनियर बहू है, तो वो भी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल लेडी है। और वह यहाँ पर जो है इसके बारे में जो हम नेक्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, तो वो कासिम अली ख़ान का है। कासिम अली ख़ान कौन है? ये खान बहादुर का बेटा है, जहाँ आरा का हस्बैंड है एंड ज़ैब का फादर है। तो ये जो है ये भी एक लॉयर है, एंड ये बहुत ही मतलब उसूल परस्त इंसान है।
एंड मतलब इसके दिल में मतलब एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल वाला आदमी है एंड रिस्पॉन्सिबल आदमी है। एंड इसके बाद जो है वो ख़ान बहादुर का दूसरा बेटा असदुल्ला ख़ान जो है वो उनकी इंट्रोडक्शन होती है। असदुल्ला ख़ान अब क्या करता है, वो एक डॉक्टर है। उसकी शादी नहीं हुई, और शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो जिस वक्त मतलब शादी की उम्र में था तो वो अपने आप को एक मसीहा समझ रहा था, लोगों की मदद करने में मसरूफ़ था, और वो इंटरेस्ट नहीं था शादी में अब, लेकिन अब वो करना नहीं चाहता। इसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर है फरीदुल्ला है। तीसरा जो बेटा है फरीदुल्ला क्या करता है, तो वो मतलब कोई काम नहीं करता, वो अपने सिर्फ कबूतर पालता है। वो एक प्रोक्रास्टिनेटर है, बस सोता तो नहीं रहता, लेकिन बस एक ड्रीमर टाइप ऑफ इंसान है। एंड देन उसकी एक ही चीज़ है कि अपने पिजन से, अपने कबूतरों का ख्याल रखना। एंड उसकी जो वाइफ है समर, वो भी इसी तरह है। लेकिन इसके बाद जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वो है ज़ैनब का कैरेक्टर। अब ज़ैनब कौन है? ज़ैनब भी ख़ान बहादुर की बेटी है, जिस तरह हमने डिस्कस किया। ज़ैब और ज़ैनब ये दो कैरेक्टर है। ज़ैब जो है वो ख़ान बहादुर की पोती है, मतलब ग्रैंड डॉटर है, और ज़ैनब उसकी बेटी है। ज़ैनब की जो शादी थी वो किससे हो गई थी? वो एक लॉर्ड था, लैंडलॉर्ड था, शाह बकर, जो उससे उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उससे हो गई थी। जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि अरेंज मैरिज के नाम पर एक फोर्स मैरिज किया जाता है। आल दो की जो ज़ैनब है उसको पता भी नहीं था इस मैरिज का, लेकिन इसके वालिद ने और इसके जो मदर ने ये फैसला कर लिया। मदर ने तो मतलब उसको कोई वो हासिल नहीं था, लेकिन कोई रेजिस्टेंस भी शो नहीं की उसके अपने हस्बैंड के फैसले में। और इसको मतलब एजुकेशन तो दूर की बात है, जब इन्हें ये चीज़ें ये हक हासिल नहीं थे तो एजुकेशन इसको किस तरह दिया जाता था। अब यहाँ पर ज़ैनब की जो लाइफ है वो हमें क्या चीज़ें दिखाती है, वो हमें जो सोशल इश्यूज़ है या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके हस्बैंड के, वो हमें दिखाते हैं। एंड देन आपने वो जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस का किस तरह निशाना बनना पड़ता है। मैरिज के बाद आपको जो आपकी जब मतलब चिल्ड्रन पैदा होते हैं एक वुमेन की, जिसके बाद जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो किस तरह होती है, वो सारी चीज़ें किसके कैरेक्टर में है? ज़ैब के कैरेक्टर में। जब ज़ैब की शादी फरीदुल्ला से जब ज़ैब की शादी शाह बकर से हो जाती है, तो शाह बकर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और उसका एटीट्यूड जो होता है इसके मतलब वो बहुत ही ख़राब होता है। इसको मतलब इनह्यूमन बिहेवियर, इसको इंसान की नज़र से ही नहीं देखता। और वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है शाह बकर? उसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बस उसके फ्रेंड है, शराब है, कोटा है। वहाँ पर एक जो फीमेल कैरेक्टर है, उसका नाम लाली है, वो एक तवाइफ है। ये उसके साथ जाता है, उसके साथ वक्त बिताता है, अपनी बीवी को कोई वक्त नहीं देता। इसके बाद जो है जो कैरेक्टर है ज़ैनब, इसकी बीवी, उसका एक बच्चा पैदा होता है। क्या नाम उसका होता है? उसका नाम अयाज होता है। तो ज़ैनब एक दफ़ा जब शाह बकर वापस आता है घर, तो वो शराब के नशे में धुत होता है। तो फिर ज़ैनब और उसका झगड़ा होता है, तो वो अपने बेटे को उठाता है और वो ज़मीन पर गिराता है। लेकिन ये वो असल में गिराता नहीं, ये किसकी जहन में होता है? ये एक जो कैरेक्टर है ज़ैनब, उसके जहन में होता है कि वो उसे गिरा देगा और उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन इसी तरह नहीं होता। ये उसके जहन में होता है, लेकिन वो अपने बेटे को भी टॉर्चर करता है और अपनी बीवी को भी डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाता है। लेकिन बस इसकी वजह से फिर ज़ैनब उसे छोड़ देती है, उसे तलाक लेती है और अपने बेटे को लेकर वापस चली जाती है। अब इसके बाद जो है वो जो अब शाही मंजिल के मतलब हमें और भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो ये कि जहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल फ़रीद के है, ज़ैनब के है, एंड कासिम अली ख़ान की, तो ये आलमोस्ट तकरीबन 6-7 बच्चे बन जाते हैं। तो इनकी एक लीग है, इन बच्चों का एक मतलब एक वो क्या कहते हैं, एक यूनाइटेड लीग इन्होंने बनाई है, जहाँ पर ये बैठकर मशवरा करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। एंड दूसरी चीज़ हमें इस नावल में ये मिलती है कि ये जो शाही मंजिल है ये हमें एक रूरल लाइफ डिपेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है पेरेंटिंग की कमी नहीं होती। यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले इनका दादा था, फिर इनके मतलब कासिम अली ख़ान है, फिर असदुल्ला ख़ान है, ज़ैनब है, फिर इनकी जो जहाँ आ रहा है, फिर इनके जो वो दूसरे चचा है फरीदुल्ला।
तो ये सारे एक्ट एज अ पेरेंट एंड गाइड करते हैं इनको हर जगह पर, मतलब गाइड करते हैं जिनको जो प्रॉब्लम होती है, या मतलब इनको जो ये कोई गलती करते हैं तो उनसे वो मतलब बचाते हैं। तो मतलब पेरेंटिंग की कोई कमी नहीं होती। ये एक जो कंबाइंड फैमिली है उसका एक ये वो होता है प्रोस्पेक्ट। और चीज़ें जो हमें इसके मतलब बताई जाती है तो वो ये है कि लड़कों को जो है वो एक प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशनल होती है एजुकेशन, वहाँ पर भेजा जाता है। इसके अलावा जो ज़ैब है फीमेल कैरेक्टर है उनको नहीं भेजा जाता। अब ज़ैब की मिसाल अगर आप देख ले तो ये इंतहाई ही जो स्टॉन्च रीडर है, ये उसने बहुत से बुक रीड की है, मतलब शम्स तब्रेज़ की, फ़िलासफ़ी की, इब्न सीना की बहुत सी किताबें इसने रीड की। और ये कहाँ से रीड की? क्योंकि इनकी शाही मंजिल में ही एक बड़ी सी लाइब्रेरी है और ये वहाँ पर जाती है और रीडिंग करती है। रीडिंग इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट क्या कह ले फीचर है इन फैमिली का, शाही मंजिल वालों का। और यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं तो इनका माहौल बहुत ही सख्त रहता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल, देन ट्यूशन, देन मतलब कभी फ़ारसी, एंड देन कुरान मजीद वगैरह सब चीज़ें इनको पढ़ाई जाती है। अब इसके बाद एक दिन इस तरह होता है कि ये लोग अपने हवेली में ही होते हैं, शाही मंजिल घर में एक मौलवी आ जाता है और वो जो है उसका नाम है मौलवी जलाल। उसके दो बेटे हैं वो भी साथ में होती है और उसकी बेटी उसकी वाइफ जो है हफ्सा वो भी होती है। अब मौलवी जलाल जो है ना ये एक इंतहाई ही वो क्या कहते हैं कि फैल्दी कैरेक्टर है, और ये एक चालाक और एक कीना परस्त कैरेक्टर है। और ये इस्लाम के लिबादे में इस्लाम को यूज़ करके ये अपने ख्वाहिशात जो है उसको मतलब गेन करता है। अब किस तरह इसकी स्टोरी कुछ इस तरह होती है, जब ये वो कासिम अली ख़ान से मिलता है तो कासिम अली ख़ान उनको रहने के लिए जगह देती है, क्योंकि शाही मंजिल का जो वो है एक दस्तूर है वो ये होता है कि ये जो अपने गरीब रिलेटिव्स है उनको रहने के लिए जगह वगैरह देती है। अब जो वो है, जब मौलवी जलाल को जब ज़ेब देखती है तो ज़ेब को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक करेक्टर है और इसकी वजह से हमारे घर का माहौल जो पीस है वो बर्बाद हो जाएगा। एंड देन द स्टोरी जो जलाल की है, मौलवी जलाल की, वो इस तरह है कि वो यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर एक जगह में रहता है जहाँ पर वो मस्जिद का इमाम है। और जब ये स्कूल में भी था तो ये अपने टीचर और स्टूडेंट के दरमियान वो चुगली करके, मतलब एक हरामी टाइप सा कैरेक्टर था, चुगली करके उनके दरमियान झगड़े या फसाद वगैरह पैदा करता था। एक दिन जब एक मस्जिद का जो क्लर्क है मान है, जब वो मर जाता है या गायब हो जाता है तो ये एक इंतहाई ही बेहतरीन ओरेटर था, ये चीज़ इसमें थी तो वो बन जाता है। अब इसके एक दिन इस तरह होता है कि जुम्मे के खुतबे के दौरान ये लोगों को ये सिखाता है या पढ़ाता है कि औरतों ने घर से बाहर नहीं जाना, काम नहीं करना, ये जो सारी बेहयाई है ये इनकी वजह से फैली है। तो इसमें एक छोटा सा बच्चा सालार वो उठ जाता है और वो उससे क्वेश्चन करता है कि हम क्या करेंगे, हमारा बाप नहीं, हमारी माँ फैक्ट्री में जाकर हमारे लिए रोज़ी करती, तो क्या हमारी माँ के लिए जाना वहाँ पर किस तरह है, आप ये जो बातें कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो मौलवी जलाल है ये हक्का बक्का रह जाता है और उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। और फिर इसको बहुत ही गुस्सा आता है और फिर इसे कहते हैं कि मैं नमाज के बाद में तुमसे मिलूँगा या देखूँगा। लेकिन सारे लोग जो है सोसाइटी के तो उनको भी ये वो नज़र आता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने भी मौलवी जलाल से पूछना चाहिए था हमको भी, लेकिन इस छोटे बच्चे ने पूछ लिया। जब छोटा बच्चा घर आता है तो उसकी अम्मा उसे कहती है कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था इस तरह, तो मुझसे माफ़ी मांगो। लेकिन ये जब माफ़ी मांगने जाता है तो वो जलाल इसका रेप कर देता है। और फिर लोगों को पता चल भी जाता है कि ये जलाल ने किया, पुलिस पर भी एफआईआर होती है, एफआईआर करवाती है। तो फिर ये वहाँ से भागकर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो क्या करता है कि यहाँ पर भी वो अपने लिए इमामती का जो एक वो है बिजनेस है वो टाइप वो खुलवाना चाहता है। लेकिन कासिम अली खान उसे कहता है कि मेरे जो वर्कर है या मेरे यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो उन सारे ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए वो जॉब प्रोवाइड करता है। लेकिन होता इस तरह है कि ये लोग ऊपर अपना असर रसूख कायम करना चाहता है, तो ये मतलब इस तरह काम करता है कि कभी किसी के घर में काली मुर्गी फेंक दी, कभी तावीज़ रख दिया, कभी क्या रख दिया। तो ये हर भी वो इस्तेमाल करता है और उसके लिए उसने एक असिस्टेंट रखा है, वो भी इसी वो है शाही मंजिल का है, नौकर है पीरू।
लेकिन फिर इसका भी पता चल जाता है, और वो जब मौलवी जलाल को ये पता चल जाता है कि ये सारा जो मेरी जो प्लानिंग है ये किसने डिस्क्लोज की है, ज़ेब ने। ज़ेब के पास तो सुपरनेचुरल वो लॉजिक वो विजडम वो है ना ब्लू रूम की जानिब से। तो फिर वो उसका बहुत सख्त दुश्मन बन जाता है, और इसी दौरान मौलवी जलाल जो है वो उसका जो पीरो है वो असिस्टेंट, उसको मौलवी जलाल को ये फील होता है कि ये अब सारे राज उगलवा देगा, तो वो उसको मार देता है और भाग जाता है। अब यहाँ से स्टोरी आगे इस तरह जाती है कि इसी दौरान ये जो शाही मंजिल के मेल मेंबर है ये अपने बच्चों को साथ लेकर गांव पर चले जाते हैं। वहाँ पर इनका एक वो है, एक इनका फ्रेंड होता है, वो इनका इस्तकबाल करता है। वहाँ पर हमें जो मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती है, वो हंटिंग है, कि बच्चों को हंटिंग किस तरह सिखाई जाती है। फिर वहाँ पर हमें फ्यूडलिज़म का एक भरपूर जो सीन है वो नज़र आता है, जिरगा सिस्टम नज़र आता है। वहाँ पर हमें जो रेसलिंग है, उकाड़ा है, वो नज़र आता है। जिरगा सिस्टम, आल दो ये जो अयाज है ये बहुत यही भी इंटेलेक्चुअल बच्चा है, तो वो कहते हैं कि ये किस तरह का निज़ाम है, ये तो वही मिडीवल का फ्यूडलिज्म का निज़ाम है कि इसमें गरीब को कोई चीज़ अवेलेबल नहीं, इंसाफ नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक बंदा आ जाता है तो उसकी एक बेटी होती है नीलो, उसको एक दूसरा जो लैंडलॉर्ड है यहाँ वो उससे मांगता है, लेकिन वो उससे रिश्ते से इनकार करता है। तो फिर वो ज़मीन के बदले वो बस इस तरह एक इशू सॉल्व करता है जिरगा, और उस लड़की को उसके निकाह में दे देते हैं। और फिर मतलब अयाज कहता है कि इन ज़मीनों को जो है इन्हें बांट देना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे बांट दें, वो उसका दूसरा जो मेहमान है मेज़बान है उसका एक बेटा कहते हैं कि अगर हम इन ज़मीनों को बांटें तो हमारा क्या होगा। वो भी अच्छे होते हैं लेकिन उनको भी अपनी ही फ़िक्र रहती है, और ये चीज़ें हमें नज़र आती है। इसके बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो कासिम अली खान एक दफ़ा रोड पर जा रहा होता है, तो वहाँ पर एक फ्यूडल लॉर्ड जो है सुल्तान, वो एक बंदे को बीट रहा होता है, मार रहा होता है। तो फिर उसी दौरान जब वो उसे मना करता है कासिम, तो वो कासिम को उठाकर अपने जो हवेली है उसमें बंद कर देता है, उस पर टॉर्चर कर देता है। एंड उस टॉर्चर करने के बाद अब ज़ेब जो है ये ट्राई करती है कि ये अपने बाबा के अपने अपने बाबा को एक्सेस कर सके, ये सो जाती है। और क्योंकि इसके पास ये एबिलिटी है, ये सुपरनेचुरल एबिलिटी उसके पास है, वो अपने बाबा को देखती है कि हाँ मेरा बाबा तो ठीक है, ज़िंदा है। एंड इन लोगों को ये फील होता है कि वो मतलब मर गया है। इन्होंने पुलिस में अपनी जितनी सारी अप्रोचेस होती है वो सारी कर रखी होती है, लेकिन कोई हल नहीं मिलता। अब इसके बाद जो है फिर दूसरी दफ़ा जब ज़ेब एक्सेस करती है तो वो सुल्तान के फ्रंट पर जाती है, लाइक सुल्तान का जो बेड है वहाँ पर जाती है, और ज़ेब उसे गेज करती है। और फिर जो सुल्तान है उसको एक अजीब बीमारी फील होती है, और फिर वो मतलब इसी की बदौलत वो बस ज़ेब जो है ज़ेब के फादर को वो रिलीज़ करता है। अब इसके बाद सीन इस तरह जाता है कि जो ज़ेब का फादर है कासिम अली ख़ान, जब वो वापस आता है तो वो अपने जो जूनियर है बच्चे हैं उनको अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं, ताकि वो ऐसी कंडीशन के लिए अपने फ्यूचर में रेडी रहे कि कोई इस तरह की इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ जाता है बच्चों पर। फिर वो मतलब उसका जो बच्चों का कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें जो इनका कल्चरल है, ये जो रिलीजियस एक्सपेक्ट है, वो हमें दिखाता है कि मतलब वेमेन को हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। और एंड अगर जाने की इजाज़त भी है तो ये टांगे में चली जाती है। और फिर वहाँ पर भी बाज़ार में भी जो है जब ये चली जाती है कुछ लड़कियाँ ज़ेब भी होती है, मेहर भी होती है, इनकी समर चची वो भी इनके साथ होती है। लेकिन जब वो चली जाती है तो फिर ये वापस आ जाती है, क्योंकि मेहर को क्योंकि ज़ेब को एक फीलिंग होती है कि कोई क्योंकि इनका कोई पीछा कर रहा होता है। तो और इसके अलावा डेली रूटीन में इनकी जारी सारी भी जो ज़रूरतें हैं, मतलब कपड़ा वो जूते वगैरह जितनी भी फीमेल की ज़रूरत थी, तो वो उनके लिए एक इनकी हवेली पर वो सारे जो मतलब डीलर है या जो तिजारत करने वाले या कपड़े बेचने वाले वो आते हैं, उनसे वो चीज़ें ख़रीदते हैं। अब इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट सीन ये होता है कि ज़ेब की मैरिज हो जाती है किससे, मुर्तज़ा से। मुर्तज़ा कौन है? मुर्तज़ा शाब जो वो शेख है उसका बेटा है। और ये मैरिज ये एक कर्ज चुकाने का मैरिज होता है। जिस तरह हमने आपको बताया था कि जो सादत अली ख़ान है वो मर जाते हैं, तो वो किस तरह मरे, क्योंकि ये एक नालायक बेटा होता है। और इसको जो सुलेमान ख़ान है वो किसके सुपुर्द करता है, शेख मोहम्मद अमीर के।
शेख मोहम्मद अमीर के सपोर्ट करते हैं कि यार वो इसका ख्याल रखे। तो फिर वो जब शेख मोहम्मद अमीर अब अपने बेटी के लिए रिश्ता इनके घर आए हैं, तो वो उनको मतलब आप किस तरह इनकार कर सकते हैं कि एक शख्स ने आपका बेटा पाला होता है और आप उसको इनकार कर दे। तो इस तरह ज़ेब की शादी मुर्तज़ा से हो जाती है। अब इसके बाद सीन ये होता है कि ज़ेब जब अपने इन लॉज के घर जाती है तो उनका मतलब इंतहाई ही रूड एटीट्यूड होता है। वो जो लोग होते हैं वो अपने जो नौकर है उनको भी गालियाँ वगैरह देते हैं। ज़ेब की जो इन लॉ है, मदर इन लॉ है जमीला, वो भी इंतहाई ही अजीब करेक्टर है, हर वक्त उस पर शक वगैरह करती। फिर उसको वो उसके अफेयर का एक इल्ज़ाम भी ज़ेब पर लगाती है। लेकिन ज़ेब का जो हस्बैंड है वो इंतहाई ही केयरिंग है और वो एक अच्छा सा बंदा है। और फिर वो कहते हैं कि लाइक इस तरह नहीं है, और वो ज़ेब की जो है ज़ेब का ख्याल रखते। फिर इस एक दफ़ा इस तरह होता है कि इनके घर एक पीर की आमद होती है और उसके लिए मतलब भरपूर तैयारी वगैरह की जाती है। जब वो पीर आ जाता है इनकी स्पिरिचुअल इनलाइटनिंग के लिए, तो वो इस तरह करता है कि मतलब मुख्तलिफ बातें करता है, उनसे कहते हैं कि आप लोग पर्दे के बगैर क्यों आए, इस तरह वगैरह। तो वो उनका सामना सामना किससे होता है? ज़ेब से। और क्योंकि ज़ेब को तो ये इंस्टिंक्ट और ये इंसाइट हासिल है, जब वो ज़ेब उसे कहती है कि तुमने अपने घर वालों का किस तरह ख्याल रखा है, तुम्हारा एटीट्यूड किस तरह अपने घर वालों का। तो वो मौलवी हक्का बक्का रह जाता है। और ये कौन है? ये मौलवी है मौलवी तमीज़ुद्दीन। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, कि किस तरह लोग रिलीजन को यूज़ करके अपने मफादात हासिल करते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन इस तरह करता है कि वो जब छोटा था तो वो एक पीर को देखता था कि वो पैसे वगैरह जमा करता था, उससे अच्छे खाने खाया करता था। तो ये फिर जो मौलवी है ये अपनी मदर जो है इसको भी इसने खुद ही मार दिया था, क्योंकि मदर उसे काम करने पर या पढ़ाई करने का कही थी और फिर इसकी वजह से उसने उसे मार दिया। फिर वो पीर का शागिर्द बन जाता है और फिर वो शागिर्द बन करके यही सारे काम करता है कि लोगों से पैसे बटोरना एंड मतलब खाना वगैरह ये सारी चीज़ें, बस उसको यही चीज़ें की पड़ी होती है। तो यहाँ से उस मौलवी का भी पांडा फूट जाता है कि वो असल में है क्या। अब इसके बाद जो है एक दफ़ा इस तरह होता है कि मुर्तज़ा को एक फेंटिंग स्पिल आती है, वो गिरता है। तो यहाँ पर जो है ज़ैब को उसको बहुत फ़िक्र होती है, लेकिन घर वाले कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। फिर मुर्तज़ा उसे कहते हैं कि ये मुझे इस तरह होता रहता है, और क्योंकि ये मेरा एक बाबा जो है ये उसने मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा मारा था, तो इसी वजह से ये चीज़ मेरे साथ अब हो रही नॉर्मल है। मेरे घर वाले मतलब इस तरह फोकस इन पर नहीं देते। लेकिन फिर इनके दरमियान जो ताल्लुकात है वो बहुत अच्छी ही रहते हैं। और फिर ज़ैब और जो मुर्तज़ा है इनके दरमियान जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लव है, वो बहुत ही अच्छी होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इस तरह जो है तो वो आयशा जो है, आयशा की भी जो हमें स्टोरी बताई जाती है, जो बाबर की बीवी है, कि वो किस तरह उसे जुल्म ज़बरदस्ती शादी की गई थी। अब उसकी बेटी है मुमताज़, उसका एटीट्यूड किस तरह है। एंड देन एक दिन इस तरह होता है कि जमीला को पैरालिसिस फालज की अटैक होती है। फिर उसकी जो बेटियाँ होती है कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं करता। तो सिर्फ़ और सिर्फ कौन ख्याल रखती है? ये जो ज़ैब है यही ख्याल रखती है। तो इस तरह भी हमें ज़ैब का जो एक मतलब एक भरपूर एंड एक स्ट्रॉन्ग एंड एक पोलाइट करेक्टर है वो हमें दिखाई देता है। इसके बाद ज़ैब के लिए पैगाम आता है घर से कि मतलब आपके वालिद जो है वो ठीक नहीं है, तो आप वापस आइए। जब ये लोग वापस जाते हैं तो चंद दिन बाद मुर्तज़ा भी वापस चला जाता है उधर, और उसके बाद इसके फादर की डेथ हो जाती है, कासिम अली ख़ान की। एंड देन इसी दौरान अयाज़ और मेहर की भी शादी हो जाती है। एंड इसके दौरान अब ज़ैब जो है वो इस जो शाही मंजिल है इससे वो बाहर जाना चाहती, क्योंकि वो लोग अपने घर से तो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन वो अब ऐसे वापस उधर भी नहीं जाना चाहती, और शाही मंजिल है यहाँ से भी बाहर जाना चाहती। तो वो लीग को अपने जो फ्रेंड है, जो लीग है, जिस तरह हमने बताया था कि लीग ये जो छोटे बच्चे हैं कासिम अली ख़ान के, फ़रीद के, इनकी जो एक लीग है यूनाइटेड है, इनको कंबाइन करती है। उनसे कहती है अगर आप लोगों ने फ्यूचर बनाना है तो यहाँ से उड़ जाओ, सिटी पर चले जाओ। तो फिर ये लोग मतलब सिटी पर चले जाते हैं, और सिटी पर चले जाने से पहले इनकी जो कुरतुल नैन है
एंड इसकी जो मदर जहाँ आ रहा है वो इनको बहुत रोकती है कि इस तरह नहीं है। और फिर जो इनकी इसकी मीटिंग विद ब्लू वाल है, ब्लू वाल भी, ब्लू रूम जो है वो भी इसको बहुत रोकती है कि ये ठीक फैसला नहीं है कि तुम यह जगह छोड़कर जा रही हो। और अगर जिस तरह तुम्हारी दादी ने कहा कि तुम अगर एक रिश्ता या एक पौधे को जड़ से काटोगी तो वो ब्लीड करेगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, उस मतलब गम दुख दर्द वगैरह आ जाएंगे। लेकिन ये बाहर हार ये चले जाते हैं। और केसरी ज़ेब जब ये शहर चले जाते हैं तो सबसे पहले उनका एक रूम है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एपिसोड होता है शहर में, तो वो भी हमें फ्यूचर का दिखाई देते हैं, लेकिन फिर वापस हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। तो इस तरह ये होता है फ्यूचर में कि इसकी आलिया की जो ज़ेब की जो डॉटर है आलिया इमरानिया, वो खेल रही होती है। लेकिन वापस हम जो प्रेजेंट है वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर इसके दौरान जब जो बाकी सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुरतुलुनैन, जहाँ आरा और असद जो है, डॉक्टर असद, ये सिर्फ घर में रह जाते हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं। और जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर घर का नाम भी रखना है। तो इस घर का नाम कौन मुंतखब करता है कि ये इस मुख्तलिफ नाम तजवीज़ होते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा नाम है वो कसरे ज़ेब है। ज़ेब के नाम से इस घर का नाम रखा जाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टोरी ये भी रिवील होती है कि मतलब शाही मंजिल का नाम किस तरह रखा गया था। तो वो सारी स्टोरी किसी को भी मालूम नहीं होती सिवाय ज़ेब के। और ज़ेब को भी जो है वो किसने बताया था, वो जो है उसने किताब में पढ़ी थी, लेकिन किताब का हवाला या जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लू रूम वालों ने उसे दी थी। अब यहाँ पर जो सिटी लाइफस्टाइल है कसर ज़ैब में, अर्बन लाइफस्टाइल है, वो हमें डिपेक्ट होता है। और वो ये कि यहाँ पर जो गाड़ियों का शोर है, जो एक्स्ट्रा लाइटनिंग है, इन सारी चीज़ों से, छोटे छोटे कमरे हैं, घर भी छोटा सा है, इन चीज़ों से वो डिस्टर्ब होते हैं, इरिटेट होते हैं। एंड यहाँ पर जो सिटी है, यहाँ पर लाइफ इंतहाई ही फास्टर है। एंड लाइक हर कोई अपने ही काम में मगन रहता है। और इस तरह होता यह है कि मुर्तज़ा की भी जॉब लग जाती है एक फैक्ट्री के में, अयाज भी एक लॉ फर्म में उसकी जॉब हो जाती है। जहांगीर भी एक डॉक्टर है, मतलब उसकी भी हॉस्पिटल में जॉब हो जाती है। और मेहदी जो है वो एजुकेशन छोड़कर वो आर्ट स्कूल में चला जाता है। और मेहर जो है वो कोई वर्क नहीं करते। मेहर और अयाज की जो शादी है, जो वो भी मतलब थोड़ी बहुत सी उसमें वो नहीं रहती, वो इंटरेस्ट। अच्छा, अब इसके बाद इनकी जो नेबर है सिटी में, मिसेस कामरान, तो वो इनको पार्टी पर दावत देती है। तो एक ट्रू डिपिक्शन ऑफ सिटी लाइफ है या अर्बन लाइफ है। तो यहाँ पर जाने से पहले वो लोग ये सोचते हैं कि हम क्या पहन कर जाएंगे, किस तरह जाएंगे। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक जो फीमेल है, ज़ेब है, एंड इसके बाद जो मेहर है, इनको जो है वहाँ पर क्या है, एब्डक्शन का या हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पर जो ज़ैब है वो फेल हो जाती है, अपनी गैस का यूज़ नहीं कर सकी। तो वो हो जाता है। यहाँ पर एक दो लोगों से मिल भी लेते हैं, बूढ़े लोग हैं, तो वो उनसे मिलते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि हम जिन लोगों से मिले थे वो आयशा और मुमताज़ की पेरेंट्स थे। अब इसके बाद ये होता है कि जब ये लोग वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर आयशा और मुमताज़ भी इनके घर आ जाती है। अब आयशा जो थी वो बाबर की जो है वाइफ है, जिस तरह शेख जो फैमिली है वहाँ पर। तो वो उनसे कहती है कि मुर्तज़ा आपके वालिद जो है वो जेल में है। और जेल में मतलब वो सारा किस्सा सुनाती कि उसने एक शख्स को मारा था ज़मीन के मसले पर। तो इस तरह मुर्तज़ा उधर जाता है। आयशा ज़ेब उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो वापस अपने जो घर है उधर चला जाता है। फिर उसके फादर से मीटिंग होती, लेकिन उसका फादर अब भी वही ज़िद्दी इंसान है। उसकी मदर से भी मीटिंग होती, लेकिन उसकी मदर जो है वो अब वो एक लाइक एक रहमदिल टाइप, और उसके दिल में मुर्तज़ा के लिए भी एंड ज़ेब के लिए भी लव पैदा हो गया है। लेकिन फिर वापस ही मुर्तज़ा जो है वो वापस आ जाता है। एंड यहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर जो ज़ेब है तो वो क्या करती है, वो आयशा से कहती है कि तुम वेट करो, तुम ना जाओ, इस तरह हो जाएगा कि बाबर तुम्हें छोड़ ही देगा। और ये किस तरह होता है कि ज़ेब जो है वो बाबर की नींद में, या जिस तरह हमने कहा था कि एक सुपरनेचुरल एबिलिटी है उसमें, तो वहाँ पर चली जाती है और वो बाबर को वार्न करती है कि तुमने अभी जिस दूसरी औरत के साथ अफेयर है उसके साथ ही शादी कर लो और आयशा को छोड़ दो। तो वो इसी तरह ही हो जाता है।
अब इसी दौरान क्या होता है कि जो दूसरे कैरेक्टर है वो भी सारे चले जाते हैं। एक मतलब ये है कि जो मेहदी जो है वो इटली चला जाता है। एंड इसी दौरान रानिया की जो है वो भी बर्थ होती है, जो सेकंड डॉटर है ज़ैब की। लैला की भी शादी हो जाती है एक बिजनेसमैन से। एंड जो जहांगीर है वो भी एक विल्ती फीमेल से शादी कर लेता है। एंड वो अपने लिए एक दूसरा घर तलाश कर रहे थे। तो इसी दौरान होता ये है कि ये जो वो है ज़ैब है, ये चली जाती है उधर शाही मंजिल, और असद अंकल असद के साथ उसका मीटिंग होता है। अंकल असद उसे कहता है कि बस ये इस तरह तो होता है कि जिस तरह दादी अम्मा ने तुम्हें कहा था, और ये बहुत मतलब पछता रही है ज़ैब अपने फ़ैसले पर कि ये मैंने क्या किया। ब्लू रूम भी उसे है और वो भी उसे सख्त अल्फाज में बता रहे कि तुमने अपनी दादी की फ़ैसला नहीं माना, या मतलब शहर जाने पर ज़िद थी। तो वहाँ पर लाइफ तो इसी तरह है कि हर कोई फिर इंडिविजुअलिटी और अपनी मनमानी करता है। और वहाँ पर जब चली जाती है तो वहाँ पर जलाल अपीयर होता है, वो मौलवी जलाल, वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन ये बच जाती है। फिर ये जब वापस आती है अपने घर, कहाँ पर, कसर ज़ैब पर, सिटी पर। तो इसी तरह फिर एक दफ़ा जलाल आ जाता है, फिर वो इसको पकड़ता है। जब जलाल इसे मारने ही वाला होता है तो मुर्तज़ा आ जाते हैं और वो जलाल को शूट करते हैं और जलाल वहाँ पर ही मर जाता है। लेकिन इसके बाद ये होता है कि जो मजीद है, वो मजीद और ज़ैब का जो बॉन्ड है वो इंतहाई ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट, केयर, लव बहुत ज़्यादा है। तो मजीद की एक्सीडेंट हो जाती है जिसकी वजह से मजीद मर जाता है। और ज़ैब जो है वो तकरीबन 8 महीने ट्रॉमा से गुजरती है, किसी से बात भी नहीं करती, कुछ भी बस नहीं होता, और वो मतलब सोई रहती है। और सोई इसलिए रहती है कि उसे जो सेडेटिव इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। और सारी जो फैमिली है वो फिर इकट्ठी हो जाती है, किस वजह से, मजीद की डेथ की वजह से। मजीद इनके लिए मतलब आप कह लें कि एक उनकी डेथ जो है वो एक कोई तोहफा से कम नहीं था कि ये लोग सारे लोग फिर इकट्ठे हो गए थे। नावल में भी इसी तरह कहा जाता है आयरॉनिकली। अब ये होता है एट द एंड के मजीद की एक्सीडेंट की वजह से ही मजीद मर जाता है। लेकिन इसमें लैला जो है उसका एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम होता है कामिल। लैला का भी बेटा होता है कामिल, और इसी तरह मेहर और अयाज का भी एक बेटा होता है सुलेमान, वो भी पैदा होता है। तो ये लोग एक दूसरे से कहते हैं कि मतलब जब एक चला गया तो दूसरा आ गया। तो ये चीज़ें वगैरह होती है। एट द एंड ये लोग फिर क्या करते हैं, जो ब्लू वॉल है, तो वो एट द एंड ऑफ द नॉवल जो कैरेक्टर है से वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि ये जो सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं, या जो ब्लू वॉल है, या जो इंस्टिंक्ट है, ये मेरे ही अंदर है। इसके अलावा जो नेगेटिव चीज़ है, जलाल का खौफ है, वो भी मेरी ही अंदर है। तो सारी चीज़ें इंसान के अंदर ही होती है और उसे ये पता होना चाहिए कि इन्हें यूटिलाइज किस तरह करना होता है। अब एपिलॉग में होता यह है, जो लास्ट पार्ट है, कि ज़ैब वापस अपनी वो शाही मंजिल की तरफ जा रही होती है। और वहाँ पर पहुंचकर वो उसकी डिस्कशन ब्लू रूम से होती है। ब्लू रूम वाले, ब्लू वाल जो होते हैं, वो उसे कहते हैं कि तुमने तो बहुत तकरीबन 5 साल का अरसा गुजार दिया और 5 साल के अरसे के बाद आ गई। तो इसी तरह ये नावल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थीम, क्रिटिकल एनालिसिस, जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।